मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। हमेशा की तरह चेहरे पर मुस्कान, उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ आपसे मुलाकात होती है। मध्य प्रदेश जो हिंदुस्तान के बिल्कुल दिल में बसता है, जो इसकी जगह है, ऐसे में मध्य प्रदेश 2047 के विकसित भारत के लिए अपना योगदान किस तरह से कर रहा है। महंगाई, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर मौजूदा सरकार जो घिरी हुई है, उसको लेकर मोहन यादव जी आगे कैसे बढ़ रहे हैं। किसानों के मोर्चे पर, क्योंकि कई बार लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, उसको लेकर सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है, तमाम मुद्दों पर बेबाक आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है। आपका भी एबीपी न्यूज के माध्यम से मैं अपनी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके साथ ये संवाद का सत्र मेरे लिए भी और राज्य के लिए भी हितकारी होगा। देखिए, यहां पर आने के पहले आज आपने ईवी की सवारी की है। आप पेट्रोल डीजल बिल्कुल बचाने में लग गए हैं। मैं तस्वीरें देख रही थी, एक नई गाड़ी आपके काफिले में क्या आप उसी से आप चलेंगे? तो एक बिल्कुल जनरल सामान्य से सवाल के साथ शुरुआत करती हूं। किसी की जिंदगी में जब भी कोई नई गाड़ी आती है तो चेहरे की मुस्कान बहुत बढ़ जाती है। आज आपको नई गाड़ी मिली है, आपको लग रहा है पेट्रोल डीजल की कटौती, उससे बचत होगी और इसके जरिए एक मैसेज भी जाएगा, और खुश हैं आप इससे? देखिए, गाड़ी तो कभी भी आएगी किसी के पास, तो उसके लिए प्रसन्नता का विषय है ही। और ज़्यादा अच्छा तब है जब वैश्विक चुनौती में हम आज भारत के डॉलर को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, मुझे इस बात का संतोष है कि हम उस दिशा में ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे काफिले में परमानेंट ईवी व्हीकल हमने खरीदा है, और ख़ास बात उसकी ये भी है कि वो शुद्ध भारतीय है, महिंद्रा कंपनी का है। ये हमारे लिए स्वदेशी को प्रोत्साहन देने वाला है। तो कंपनी वालों को जरूरत ही नहीं है, यहीं से मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल प्रचार कर दिया, जहां बैठे होंगे खुश हो रहे होंगे। लेकिन महंगाई के मोर्चे पर सरकार घिरी हुई है। देखिए, जब हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर आम आदमी जो आपका वोटर है, 22 राज्यों में जिसने आपकी सरकार बनाई, और मध्य प्रदेश जैसा राज्य 2003 से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी बीच के 1.5 सालों के वाकये को छोड़ दें, 2018 से लेकर तो आपकी सरकार रही है, 2023 से आप मुख्यमंत्री हैं। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? देखिए, दोनों बातें हैं। एक महंगाई की बात अपनी जगह है, लेकिन राज्य के अंदर आमदनी बढ़ाने के हम काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा कृषि आधारित राज्य है, तो सिंचाई का रकबा हम बढ़ा रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, साथ ही साथ जहाँ से आमदनी हो सकती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने में विस्तार से बाद में जवाब दूंगा। उसी प्रकार से गत वर्ष हमने औद्योगिकरण को लेकर के माहौल और इस पर ठोस काम किया। आज मुझे इस बात का गर्व है 10 लाख करोड़ का निवेश हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट में उनका भूमि पूजन लोकार्पण होकर के लोगों को रोजगार की दिशा में पहुंचा है, जिससे जब रोजगार मिलेगा तो उनकी जिंदगी अपने आप बदलेगी। 10 लाख करोड़ की आप? हाँ, 10 लाख करोड़ का। जीआईएस में हमारा 30 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल पधारे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, और आपको बताना चाहूँगा कि आमतौर पर मोटे तौर पर जीआईएस में जो एमओयू होते हैं उसका 10% धरातल पे उतर जाए, बड़ी बात होती है। लेकिन 30 लाख में 10 लाख 30% उतरा, मुझे इस बात का संतोष है। लोग हम पे भरोसा करते हैं, और ये बड़ा अचीवमेंट है मध्य प्रदेश सरकार को लेकर। पिछला वर्ष आपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए समर्पित किया था, ये पूरा साल आपने कृषि क्षेत्र को समर्पित किया। इससे क्या फायदा होता है राज्य को? देखिए, क्या होता है कि आप इसको इस तरह समझिएगा, मैंने जब लास्ट ईयर इंडस्ट्रियल बेल्ट में जब हमने काम करना प्रारंभ किया, तो आमतौर पे जीआईएस हमारे एक ही बड़े महानगर में होती थी। बाकी राज्य के अंदर औद्योगिकरण को लेकर के अलग से कोई प्रयोग नहीं हुए। हमने कहा कि भाई हर संभाग में रीजनल इंडस्ट्री का एनक्लेव कराए, जैसे रीवा, सतना, खासकर ये बेल्ट में अपना रीवा में कराई, ऐसे नर्मदापुरम में हमने नर्मदापुरम प्रॉपर में करे, ऐसे ग्वालियर। मैं आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि 1956 से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन जीआईएस वहाँ नहीं हुई आज तक। पहली बार जीआईएस हुई तो भोपाल जैसे नगर में नहीं होती है, ग्वालियर में नहीं होती है, जबलपुर में नहीं होती, तो ये बड़े बड़े महानगर है। हमने इनके अलावा भी छोटे छोटे कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे जीआईएस कराते हुए जब काम किया, और हर एक अंचल का अपनी एक विशेषता है,
उसको उस तरह से हमने मदद करते हुए एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, हमने 18 पॉलिसियाँ लगाई। उसका परिणाम निकला कि बड़े पैमाने पे देश भर के निवेशक हमारे यहाँ आए और 30% से ज़्यादा आज अपने यहाँ काम करने के लिए उन्होंने अपने संस्थान को प्रारंभ करने की दिशा में चल गए। कई सारे कारखानों में तो प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो गया। अच्छा, तो इसके जरिए कितना रोजगार राज्य सरकार उपलब्ध करा पाई है, क्या कोई आंकड़ा आप बताना चाहेंगे? लगभग आज की स्थिति में मैं बताना चाहूँगा कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है, जिन पे लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने लिए चला रहे हैं। और एक और जानकारी है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हमने रोजगार के लिए भी इंडस्ट्रियों में फ़र्क कर दिया है। जैसे रोजगार आधारित इंडस्ट्री कोई लगाएगा जिसमें हमारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है, तो पर लेबर 5,000 रुपया महीना 10 साल तक हमारी सरकार देने वाली है उस इंडस्ट्री को कि आप रोजगार दो, हम आपको ये मदद अलग से करें। तो रोजगार आधारित उद्योगों के लिए अलग से हमने पॉलिसी बनाई और बाकी कॉमन इंडस्ट्रियों में जो होता है उस तरह से उसको अलग प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी को सारे आंकड़े वाकड़े याद रहते हैं और देश की जनता को यह भी जानना चाहिए कि हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री किसी एक राज्य का है तो वो मध्य प्रदेश के। न जाने कितनी डिग्रियां हैं, मैंने बहुत याद करने की, रटने की कोशिश की कि भाई ये मतलब एक तरफ काम करते थे, एक तरफ पढ़ते हुए चले जाते थे। तो आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यकीनन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आगे की राह हमारे लिए तय करती है। आप इतना पढ़ लिख गए, राज्य के बच्चों को पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं? सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा, पेपर लीक मुक्त शिक्षा, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? आप ये भी बहुत अच्छा मौजू प्रश्न किया है। इसको मेरे घर से चालू करता हूँ। आमतौर पर नेताओं के घर के अंदर एकेडमिक माहौल थोड़ा सा चुनौती वाला रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेरे 3 बच्चे हैं। जैसे बेटी है, बेटी गायनोकोलॉजिस्ट है, वो अपना हॉस्पिटल चलाती है। दामाद भी डॉक्टर है, वो उच्च शिक्षा में अपनी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करती है, और खासकर हॉस्पिटल के साइड में। दूसरा बेटा उसने LLM करके PhD किया है, वो अपने संस्थान चला। तीसरा बेटा वो सर्जन है, उसकी श्रीमती भी डॉक्टर है, वो अपनी अभी PG कर करके आगे सुपर स्पेशलिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो हमने बाहर भी घर के अंदर भी, अब बाकी की बात करता हूं कि मैं ये आपको केवल एक लाइन में बोल दूं, मुख्यमंत्री जी ये भी बताना चाहते हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा राजनीति में नहीं दे रहे, सभी को डॉक्टर बनवा दिया मैंने। नहीं, डॉक्टर भी बने, वकील भी बने, एक वकील भी बना है। तो कुल मिलाकर भाव इतना है कि हम जब शिक्षा की बात करते, मेरा इतना थोड़ा सोचना है, जैसे माननीय मोदी जी का आदर्श इसमें सामने कि आप किसी को कुछ बताओगे उससे पहले आप अपने पे लागू करो। तो हम अगर बच्चों से कहते हैं आप पढ़िए, पढ़ के आपको आगे बढ़ना है, तो हमारे परिवार में अगर ये माहौल बनेगा तो वो ज़्यादा सरलता से बात आ जाएगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे उदाहरण के लिए कांग्रेस के शासनकाल में जो 1956 में मध्य प्रदेश बना, तब से लेकर 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज सरकारी थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 7 मेडिकल कॉलेज तो हमने 2 साल में खोल दी। आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज हमारे पास है। 7 मेडिकल कॉलेज 2 साल में बनाए। हाँ, बन गए, वो 3 अभी वापस नए सिरे से चालू करने वाले। और आप बता रहे हैं दिग्विजय सिंह के 10 सालों के शासनकाल में। दिग्विजय सिंह नहीं, दिग्विजय सिंह के पूर्ववर्ती 1956 से लगा करके 2003 तक ये पूरा टेन्योर 55 साल का है। केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और हमारी सरकार ये 2 साल में 7 मेडिकल कॉलेज चालू कर चुकी है। ये हमारे काम करने का तरीका। और PPP मॉडल पे वो अलग है, मैं उनके बारे में अलग बताऊंगा। इसके अलावा 3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी, एक खरगोन की हमारी टंटिया मामा के नाम पे जो क्रांतिकारी 1857 के रहे, ऐसे हमारे तात्या टोपे झांसी की रानी के सेनापति रहे, उनके नाम पे गुना में एक रानी अवंतीबाई लोधी सागर विश्वविद्यालय, 3 सरकारी विश्वविद्यालय, 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज जो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, और खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 20,000 विद्यार्थियों के लिए हमने पढ़ाने की व्यवस्था की। कि हमने कहा कि BSc करना है, नॉर्मल BSc, सामान्य BSc करने के बजाय BSc अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो अपने यहाँ खेती आधारित बहुत बड़ा स्कोप है। हमने उस पर काम किया और उसका रिजल्ट मिला। मुझे संतोष है कि एकेडमिक मामले में भी मध्य प्रदेश GIR में भी, और खास करके आप कभी इसका आंकड़ा देखना, हमारे अपने राज्य के अंदर ड्रॉप आउट हमारी सरकार के बनने तक 6% था। मुझे संतोष है आप 0% कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका। ड्रॉप आउट शून्य हो गया मध्य प्रदेश, बिल्कुल शून्य हो गया। और अभी तो आप आगे चल के देखना कि जैसे सांदीपनि विद्यालय जो हमने गवर्नमेंट के बनाए, तो गवर्नमेंट के बनाए हुए सांदीपनि विद्यालयों की भव्यता और उनके अंदर के सारे सब प्रकार के
खेलने के, पढ़ने के, नए कोर्स के, अनुकूलता वाले जो जो स्कूल के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध है। इसके कारण से एक तरह से एकेडमिक माहौल, खासकर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन भी हो, टेक्निकल एजुकेशन भी और स्कूल एजुकेशन भी, सभी में समान रूप से बहुत अच्छी गति से हम चल रहे हैं। और यकीनन जब हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी तभी आगे बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की स्थिति बेहतर होगी तो हम सब के लिए एक बेहतर स्थिति बनेगी और इन्हीं चुनौतियों से आपको पार भी पाना है। मुख्यमंत्री जी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मंच पर आके आपने गिना भी दिया, फिर ये मध्य प्रदेश का हिंदू हृदय सम्राट क्यों बनना चाहते हैं आप? अब भोजशाला का मामला कोर्ट से सामने आया, श्रेय लेने के लिए आ गए बीजेपी के नेता बिल्कुल कि अब भव्य मंदिर बनवाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। एक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए एक वर्ग पहुंच चुका है अब सुप्रीम कोर्ट। मैं, माफ करना, आप दूसरे ढंग से बात कर रहे हैं। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या हिंदू धर्म में गर्व करना अपमान की बात है? मुझे ऐसा करना पड़ा तो 100 बार करूंगा मैं अपने धर्म के लिए, किसी को अपमानित करने का सवाल नहीं। लेकिन लोकतंत्र में दल के अलावा मैं जिस शासन की भूमिका को निभा रहा हूं, माफ करना, मैं आपके माध्यम से देश को भी बताना चाहूंगा, ये बदलते दौर का भारत है। बदलते दौर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन का भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने लोकतंत्र की कितनी उत्कृष्ट मिसाल दे रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट अब मामलों को कोर्ट न्यायालय में अटकाते, लटकाते, भटकाते नहीं है, उनके निराकरण करते हैं और देश उन पे कितना भरोसा करता है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की सरकार और उनकी पूर्ववर्ती सरकार में हमेशा दंगे होते थे, लेकिन राम मंदिर के फैसले से 500 साल पुराना विवाद जनता ने सिरोधार्य किया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, और भव्य दिव्य मंदिर बना है अयोध्या के अंदर। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है और ये लोकतंत्र में न्यायालय के फैसले का सम्मान भी है और सरकार के नाते से उस निर्णय को लागू कराने का सामर्थ्य भी है। जनता उसको उस भाव से देखती और उसी की अगली कड़ी में ये 750 साल पुराना मसला था। 500 साल के बाद ये 750 साल पुराना मसला था, जिस मसले को लेकर के गुलाम वंश के इल्तुतमिश शासक ने ये घटनाक्रम की थी। मुझे इस बात का संतोष है कि न्यायालय ने फैसला दिया, तो न्यायालय के फैसले को लगाने के लिए हमारी सरकार ने न्यायालय के निर्णय का पालन प्रारंभ कराया और मैं आपके माध्यम से मेरी राज्य की जनता को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि न्यायालय के निर्णय को इतनी अच्छे ढंग से लागू किया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये शासन के काम करने का तरीका भी है। आप अगर कोई असंतुष्ट है वो उस उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय चला जाए, पहुंचे भी हैं लोग, उससे कोई ना नहीं है। लेकिन हमारे लिए न्यायालय पे भरोसा करना, न्यायालय के निर्णय को लागू कराना, ये भी एक अच्छी बात है जिसपे बात करना चाहिए। आप लोग तो इतने आश्वस्त हो गए हैं ना कि ये मानकर बैठे हुए हैं कि मंदिर बनाने की भव्य तैयारी अभी से कर दो, मां सरस्वती की मूर्ति भी लेकर आई जाए, हाईकोर्ट की ओर से ये टिप्पणी भी की गई थी, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से? देखिए, ये अब फिर आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि हमारे लिए भारत का, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का उस घोष वाक्य को याद करेंगे कि विरासत से विकास की ओर, हम केवल विकास की बात करेंगे ऐसा नहीं, तो अतीत के काल से भारत की बहुत गौरवशाली विरासत रही है और विरासतों में हमारे आर्कियोलॉजी से लेकर के कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छे प्रकार के हमारे उत्कृष्ट निर्माण के अद्भुत शिल्प हैं। ऐसे में वो काल के प्रभाव में जब हम गुलाम थे तो लोग पता नहीं कितने प्रकार से अलग अलग म्यूजियम में चले गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 1200 से ज़्यादा इस प्रकार के महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ, अलग अलग प्रकार के मूर्ति शिल्प और कई प्रकार की चीज़ें आई है, ऑर्नामेंट भी आए हैं। तो हम इस बात के लिए संतुष्ट हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विरासत पे गर्व करने के लिए शासन के लेवल पर जिस भी देश के साथ है संवाद करके उन चीज़ों को लाने का सिलसिला चालू किया। ऐसे में राजा भोज के काल की सरस्वती की प्रतिमा आज लंदन के म्यूजियम में है, तो अगर हम उसको योग्य प्रकार से लंदन की सरकार के माध्यम से लेकर आते हैं, भारत सरकार के माध्यम से, तो इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है कि हम अपनी माँ सरस्वती के माध्यम से पूरे देश को विश्वगुरु के भाव से देखते हैं। विश्वगुरु मतलब हम अपने देश को दुनिया में ज्ञान के मामले में नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं। तो ज्ञान के मामले में सरस्वती माता से बढ़िया क्या होगा? मैं तो सौभाग्यशाली हुआ मेरे समय में वो आ जाए प्रतिमा, इससे अच्छी क्या बात होगी? वो आना ही चाहिए और आपको निमंत्रण दूंगा कि आप भी आओ, धर्म दर्शन करो और भगवान का आशीर्वाद लो, माता आशीर्वाद देगी। पहले ही आना है या मंदिर बनने के बाद आना है ये बता? जब भी आइए ना, आज न्यायालय के निर्णय के माध्यम से अभी क्या आप रंगशाला देख सकते हैं।
आप कभी आर्कियोलॉजी का इतिहास देखना, राजा भोज के शासनकाल की विशेषताओं में वो इतने बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे कि जैसे वो रंगशाला के अंदर संस्कृत के कवियों के विद्वानों की हर साल प्रतियोगिता कराते थे कविताओं की, और उसमें देश और दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित करते थे। और वो केवल इसमें नहीं, वो हर एक क्षेत्र में वो अपने सम्रांगण सूत्रधार के माध्यम से युद्ध में लड़ने की कौशल क्या होना चाहिए, हथियार कैसे बनना चाहिए, तमाम प्रकार की आयुर्वेद के अंदर क्या क्या उनकी किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा होना चाहिए, हमारी वनस्पतियों का उपयोग कैसे होना चाहिए, स्थापत्य के नमूने अच्छे से अच्छे कम खर्च में वातानुकूलित, जिससे आज अपन प्रकृति के नज़दीक वाली बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें विक्रमादित्य के बाद राजा भोज के शासनकाल में अपने देश ने देखी है। ऐसे में ये रंगशाला भोजशाला उसी का एक हिस्सा है। मुझे गर्व है कि धार की वो भोजशाला में मैं स्वयं दर्शन करने गया और वो स्थापत्य के नमूने देख करके आनंद लिया। तो तैयारी हो रही है, तैयारी एक और मंदिर को नया रंग दोबारा न्यायालय ने जो निर्देश दिया उसका पालन करा रहे। उसको रंगशाला के नाते से सरस्वती माँ का जो वाग्देवी मंदिर है उस नाते से रखा है। अलग से हम अपना और भी कुछ बनाना होगा तो काफ़ी ज़मीन है, बनाएंगे, लेकिन धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जैसे आपको बताना चाहूँगा कि बाबा महाकाल का महालोक मंदिर बना उज्जैन में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया 2022 के बाद। उसके पहले विश्वनाथ धाम हुआ। तो ये देवस्थान के माध्यम से भी हमारा धार्मिक पर्यटन का बड़ा एक सेक्टर खुलता है। इकोनॉमी की दृष्टि से कई प्रकार लोगों को रोजगार मिलता है। तो ऐसे जहाँ जिसकी संभावना है, मुझे गर्व है धार में इसके माध्यम से पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब भोजशाला को लेकर सरकार कैसे बढ़ेगी आगे? आप कह रहे हैं मेरे ही कार्यकाल में हो जाए तो अच्छा है, और आपके ऊपर तो वैसे भी भगवान शिव का ही सीधा आशीर्वाद है। उज्जैन से आप आते हैं, पहले शिक्षा मंत्री रहे और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन आपकी ओर से किया जा रहा है। लेकिन बिना हिंदू मुस्लिम के तो बीजेपी के नेताओं की दाल ही नहीं गलती है। और आजकल तो ऐसा लग रहा है यूपी के सीएम हो, असम के मुख्यमंत्री हो, पंजाब के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्य, आपस में ही कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा हिंदूवादी नेता साबित हो सकता है। और इसके लिए आप यूसीसी भी लेकर आए हैं और गरज बरस कर आप उसके बारे में जानकारी भी देते हैं। देखिए, ये आपका दृष्टिकोण है। आप बताइए, ये देश एक है? एक है, बिल्कुल एक है। इस देश के नागरिक एक है, तो वो एक समान कानून क्यों नहीं लगना चाहिए? इसमें क्या तकलीफ आएगी? ये लगाने के लिए तो बात कर रहे हैं हम, इससे आगे क्या कर रहे हैं? एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान और एक कानून, इसमें गलत क्या है? तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारे द्वारा ये काल के प्रवाह में जो भी गलतियां की गई यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अब आप केवल मध्य प्रदेश थोड़ी है, 3 राज्यों ने पहले लागू कर लिया है। तो कॉमन सिविल कोड के माध्यम से अगर हमारी बहनों के जीवन में गुजारा भत्ता की या उनके विवाह विच्छेद का प्रकरण आता है तो उनको अलग अलग चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? उनके जीवन में अगर कष्ट आया है तो शासन उसको मदद करे। कब तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी यूसीसी की? मान के चलिए कि जुलाई के हमारे वर्षाकालीन सत्र के पहले मध्य प्रदेश वो राज्य होगा जहाँ यूसीसी लागू हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा जिसने यूसीसी को लागू किया। आप कह रहे हैं 1 महीने और, ये महीना और अगला महीना, हाँ। मतलब जुलाई तक हमने अपनी माननीय सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी है। कमेटियों ने अपनी सब कमेटी बना दी और हमारे 55 जिलों में सबके सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, सभी वर्गों के, सभी धर्मगुरुओं के, सब जनता के बीच में और सब प्रकार के संसाधनों के साथ बात करने के लिए कि आपको जो सुझाव देना, जैसे हमने क्लियर किया है कि हम आदिवासी भाई बहनों को इससे दूर रखेंगे, तो वो उनका वो भी बात, क्योंकि मध्य प्रदेश में, इस देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों की तादाद, इसलिए हमने कहा कि इसको नहीं रखेंगे, इसी प्रकार से अलग रखा जाएगा। उनको उनके रीति रिवाज मनाने के लिए छूट दी जाएगी। ऐसे घुमंतु अर्ध घुमंतु एक हमारे पास समाज बड़ी। तो आप ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो आबादी है उसमें से जो 21% जो हमारे आदिवासी भाई बहन है उनके रीति इनको रिवाज अलग रखा जाएगा, तो बाकी लोगों को यूसीसी में शामिल किया उस तरह से वो अपने उस बात को समझते भी हैं। तो इस भाव को लेके हमने अपना दृष्टिकोण सामने लाए और यही गुजरात में भी हुआ है। तो वो लोग तैयार नहीं हुए, आप लोगों ने बातचीत की होगी या पहले ही सरकार ने बंद बना दिया? हमारी पॉलिसी है कि हम अपने इस भाव को लेके चल रहे हैं कि वो कोई बहुत गलत नहीं है और कॉमन नहीं है करीब करीब, तो इसलिए कोई गलत नहीं। वोट बैंक खिसकने का भी डर होगा ना कि अगर ज्यादा, तो मुस्लिम लोग तो वोट देते नहीं है, आदिवासियों का भर भर के वोट मिलता है। एक मिनट चित्रा जी, ये कहना गलत है
कि मुस्लिम लोग वोट नहीं देते। ये आपको आंकड़ा बताऊंगा कि हमारे राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी, और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम आजाद जी को राष्ट्रपति बनाया कि नहीं बनाया, ये हमारी पार्टी का, ये हमारा अपना दृष्टिकोण है। अगर योग्य व्यक्ति है, काबिल व्यक्ति है, तो केवल राष्ट्रपति नहीं, उनको भारत रत्न भी दे करके सम्मानित करने का काम किया। ये हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की विचारधारा। ये अलग बात है, कभी मौका पड़े कांग्रेस के लोगों से आप पूछना कि अब्दुल कलाम जी एक ही बार राष्ट्रपति क्यों बने, मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई और वो तो बहुत सारी बात करते हैं, तो उनको दूसरी बार, इतने योग्य व्यक्ति को भी दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनाने का, और देश को पहली महिला राष्ट्रपति भी देने का काम किया ना कांग्रेस ने। नहीं, प्रतिभा पाटिल जी देश की पहली महिला राष्ट्रपति अभी महिला कलाम साहब के जाने के बाद। हमारा तो कहना है, अभी तो इतनी बात आ रही ना, आपने मुस्लिम की बात निकाली, मैं बहनों पे बात तो बाद में करूंगा, लेकिन ये भी बताए कांग्रेस कि अनुसूचित जाति भाई बहनों को क्यों राष्ट्रपति नहीं बनाया आज तक। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगर किसी ने बनाया तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने बनाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। हम अपने सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी केवल कहते नहीं है, उसको करके दिखाते, ये उसके उदाहरण है। लेकिन आज आपने ये बड़ी खबर दी है यूसीसी के मुद्दे पर कि 21% जो आदिवासी आबादी है वो यूसीसी के दायरे में नहीं आएगी और बाकी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा और जुलाई के आखिर तक पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा दी जाएगी। रोल मॉडल कौन सा स्टेट बना है यूसीसी के लिए, आपके लिए? देखिए, रोल मॉडल तो जब 3 राज्यों में लग चुका है तो करीब करीब बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो गई है, लेकिन फिर भी हर एक 50 किलोमीटर बाद रीति रिवाज बदल जाते हैं, व्यक्ति की भाषा बोली बदल जाती है, जीवन के बहुत सारे पक्ष बदल जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के दायरे में जो अच्छा हो सकता है वो सब हम समाविष्ट करेंगे और खुले दिमाग से करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, जो अभी तक मुझे संतोष के साथ जो आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े बड़े पैमाने पर अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं और सबको समाधान की दिशा में हम ले जाएंगे, ये आश्वस्त करते हैं। मुस्लिम समाज इसको किस नजरिए से देखेगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी है। अभी भोजशाला विवाद में भी हमने देखा कई मुस्लिम पक्षकार ये कहते हुए नजर आए कि ये लोग तो हर मस्जिद में ढूंढ कर मंदिर निकाल कर और फिर भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे। बीजेपी की सरकार को लेकर एक असहमति का माहौल मुसलमानों के भीतर है। ये जो दूरी है इसको पाटने के लिए आप लोग क्या करते हैं? एक निवेदन करूं आपसे, आप वो चीज करने जा रही हैं जिसके माध्यम से वो घाव कुरेंदा जाता है। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जहां इस पे मल्लम लगाया जाता है। साहबानो प्रकरण के माध्यम से जो कांग्रेस ने इसी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वो हमारी साहबानो बहन इंदौर की तो थी, उसने अपने गुजारे भत्ते का प्रकरण जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा और उसके पक्ष में फैसला हुआ और कांग्रेस ने बेदर्दी से उसकी भावनाओं पे कुठाराघात करते हुए विषय खत्म करके अपने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को बदलते हुए पार्लियामेंट से कानून बदल दिया। मुझे गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी लगाया और उस पुराने निर्णय को भी वापस लागू करने का हिम्मत दिखाई है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। सब बहनों के लिए 3 तलाक वाले मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, एक तरह से इसी की तो आज आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप था जिसको खत्म करने का काम किया गया। हमने खुद एबीपी न्यूज पर कई रिपोर्ट उस दौरान दिखाई थी कि महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार किए जाते थे। अब मैं आ जाती हूँ महिला वोट बैंक पर। महिलाओं ने भर भर कर आपको लाडली बहना कहकर तो आपने महिलाओं का वोट ले लिया और पैसे बढ़ाने की जब बात आती है तो मुख्यमंत्री जी गोल गोल बातें करने लगते हैं। आप केवल जानकारी निकालना, हमारी एकमात्र सरकार है जिस सरकार ने पहले दिन कहा था, जब हमारी सरकार ने ये स्कीम अनाउंस की तो कांग्रेस के लोग कहते थे केवल चुनाव जीतने तक है, बाद में ये स्कीम चलेगी नहीं, ये दे नहीं सकते पैसे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए अभी तक की 36वीं किस्त हमने दे दी और 1000 से बढ़ा करके 1500 करके 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों के खाते में पहुंच गई। ये हमारे काम करने का तरीका और उसके कारण से कई सारे बदलाव बहनों के लिए आए। हाँ, ये भी बोलना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता अब इस बात का भी क्या मजाक बनाते हैं कि आप लाडली बहनों को पैसे दे के उनको शराब पिलाने की आदत डाल रहे हो। अभी कितनी खराब बात है। बहनें अपने जीवन में, उनके अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा पक्ष ये है कि वो घर के अंदर की धुरी है, घर की नींव है।
वो अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़ों के लिए, परिवार के लिए जितना सेक्रीफाइस करती, सच में उसकी कोई किसी से तुलना का, कम से कम भारतीय परिवारों में उनकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आदमी जरूर थोड़े दाएं बाएं हो जाएंगे, पैसा उड़ा देगा, लेकिन बहन 1 रुपया भी अपने लिए नहीं करती, वो परिवार के लिए करती। ऐसे में उनके बारे में ये भाव रखना, ये कांग्रेसियों के लिए भी शर्म की बात है। मैं इतना आपके सामने बोलना चाहूँगा कि ये जो बात बोलते हैं, बहुत गलत बात बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को लेकर जो कहा, उस पर तो मैं 100% सहमत हूँ कि महिलाओं से घर रौनक होता है और वो कैसे उसको सजा संवार कर बहुत बचत के साथ आगे बढ़ती हैं। बहुत सारे और भी मध्य प्रदेश को लेकर सवाल हैं, लेकिन वक्त हमें दिखा रहा है कि हम आखिरी चरण में पहुंचते हुए चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के लिए बड़ी खुशी के दिन, अच्छे दिन नहीं आ गए हैं सरकार के लिए। 22 राज्यों में आपकी सरकार है, जहां जहां विपक्षी राज्य हैं वहां पर भी झगड़ा लगाते रहते हैं। अब कमलनाथ दिग्विजय जी के बीच में आप लोग मध्य प्रदेश में झगड़ा लगवाते हैं। वहां दीदी पिछले महीने की 4 तारीख को हारी क्या, आज 3 जून को हम बैठे हैं और आपने वहां भी झगड़ा लगा दिया। 60 विधायक अब अलग हो गए हैं ममता बनर्जी से। आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं इससे, विपक्षी दलों को बिल्कुल छोटा कर दो, तोड़ दो। आप इसका उल्टी बात देखो। कांग्रेस को हमेशा सत्ता की चाशनी क्यों चाहिए? वो जीवन भर सत्ता की चाशनी छोड़ना क्यों नहीं चाहते? लोकतंत्र में वो हार गए, ये मानते क्यों नहीं है? उनके मन में हमेशा रहा कि हम तो पैदा ही सत्ता चलाने के लिए हुए, इसलिए जैसे ही सत्ता जाती है उनका इस प्रकार का व्यवहार आ जाता है। अरे हमारे से सीखो, हमने अपना लंबा समय 55 साल तक, और अकेले अटल बिहारी वाजपेयी 50 साल तक अपोजिशन में रह करके अपनी भूमिका के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष की पद को भी गौरवान्वित किया, और 3 बार प्रधानमंत्री बनकर के उन्होंने 24 दलों को मिला के सरकार चला के दिखाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव गुजरात के अंदर स्थायी सरकार देते हुए गुजरात को सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में लाए। अब देश के अंदर भी 12 साल का टेन्योर, ये वाकई इतना बड़ा टेन्योर नहीं है जितना बड़ा आजादी के बाद से का है। लेकिन आप देखो कितने मोर्चे पे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। उनके लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री जी का आज देश के अंदर नेतृत्व और दुनिया के सामने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करना, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मुझे इस बात का गर्व है, और यह लोकतंत्र के लिए भी गौरव की बात। आप बताइए, एक व्यक्ति अपने बलबूते पर जनता के साथ समर्थन मांग करके निकले, और वो घटक दलों की, गठबंधन की 30 साल की बनी बनाई लाइन को तोड़ करके पूर्ण बहुमत की सरकार लाए। तो राज्य के लिए, देश के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार लाना गलत है क्या? जनता के सामने आप बताओ, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अब ये तो मनमोहन सिंह की सरकार हारने में भी दोष मोदी जी को देते हैं। सरकार तो तुम चला रहे थे, अब मोदी जी उस समय जनता जिताती है, तो ये किसके पहले वो ईवीएम को दोष देते थे, अभी एसआईआर की प्रक्रिया पर आप लोग को तो ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कांग्रेस का अपना तरीका है। कांग्रेस इससे बाज नहीं आती। कांग्रेस को हो, कांग्रेस के साथ वालों को, अब ये अलग बात है कि जब चलता चुनाव है और राहुल गांधी जी छुट्टी मनाने कहीं भग जाते हैं। अरे भाई चुनाव चल रहा है, तुम चुनाव देखो। मैं बिहार के चुनाव में था, राहुल गांधी जी आपके भी बड़े फेवरेट सब्जेक्ट हैं, अब मौका मिल जाए बस। मैं क्या करूं, वो अपने आप में इतने रहस्यमय और इतने लोगों के लिए मैं शब्द में तो समझदारी से बोलना चाहूंगा। तो रहा है मन में कुछ और, लेकिन शब्द समझदारी से लेकिन मैं क्या करूं कि वो पप्पू के पप्पू रहते तो हम भी क्या करें, वो कब अपनी समझदारी दिखाएंगे। हम तो इतने उम्मीद करेंगे कि राहुल गांधी जी समझदारी से अपनी दल को, अपनी व्यवस्थाओं को, और उससे बढ़कर के वो अपोजिशन के लीडर हैं। ये बहुत गरिमा का पद है। इस गरिमा के पद में एक एक शब्द का बोलना, उनके द्वारा कोई बात, अब हमारे देश के अंदर संकट आता है पड़ोस के देश का, तो वो पड़ोस के देश की तारीफ कर देते हैं। सेना अगर मारने जाए उनको घर में घुस के, तो ये सबूत मांगने लग जाते हैं। अब इनके लिए क्या क्या बोला जाए, बताइए, आप ही बता दो, मेरे पास तो कुछ शब्द भी नहीं बचता है। इनकी हालत ही ऐसी है, क्या करें। सांसदों वाली उनकी पार्टी है। मैंने सवाल पूछा था ममता बनर्जी को लेकर, अभी 1 घंटे पहले मैंने खबर पड़ी 60 विधायक, कुल एक तो 80 थे, उसमें से 60 अब अलग हो गए। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, वो लोग कह रहे हैं असली टीएमसी तो हम ही लोग हैं। और इसके पीछे क्या बीजेपी है, ममता बनर्जी की ओर से निशाना साधा। अब ये मेरे को बताओ, ये जो लोग टूटे वो हमारी पार्टी के थे क्या? किसी का कोई घर चलाने में वो सक्षम नहीं है, उनके घर के अंदर फूट फजोवत हो जाए, वो अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे, तो उसका भी दोष हम पे दोगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। हमारी 14
या जिस प्रकार से हमारे अलग अलग सरकारें हमारे राज्यों के अंदर चल रही है, तो हमारी कार्य पद्धति है, हमारे यहाँ काम करने के लिए सत्ता के पहले संगठन की शुद्धता चाहिए, शुचिता चाहिए, काम को करने का लंबा। आप बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के एक एक राज्य के लिए गए निर्णय के बलबूते पर आज लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। लेकिन ममता जी ने जिस ढंग से आचरण किया है और जिस ढंग से वो अभी आचरण कर रही है, बेहतर होता कि वो हार गई, वो सिरोधारी करती, जनता के बीच अपना दोबारा जनाधार लेने के लिए 5 साल मेहनत करती। लेकिन आप बताओ, कभी तो कोट पहन के वकील वाला नाटक करने लग जाती है, कभी वो अपना कोई सड़क पे ड्रामा करने लग जाती। उनको रात दिन अभी सपना ही आ रहा कि वो मुख्यमंत्री है कि नहीं है, उनको नहीं मालूम है, तो इसका हम क्या करें। इसलिए उनके लोग परेशान हैं, उनके विधायक परेशान है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रही? मैंने आप उनके आचरण से बताओ ना, हम भी, हमारी एक बार नहीं कई बार सरकारें चली गई, लेकिन हमने तो सिरोधार्य किया। हमारे इसी दिल्ली के अंदर एक वोट के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई और उन्होंने कहा जो लोकतंत्र का निर्णय, और पूरी सरकार सुपुर्द करके जनता के सामने अपोजिशन में बैठ करके काम करा। तो वो तो अटल जी की सरकार थी, तो अटल जी की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, ना। माननीय मोदी जी की सरकार। बीजेपी में भी तो बहुत फर्क आ गया है ना। अरे आप बताइए, अब विपक्ष के लोग आप लोगों को इतने पसंद आते हैं, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तुरंत आओ, दरवाजे खुले, फूल भी पहले पहुंच जाता है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी के साथ उल्टा बोल रहे हैं। अभी द्रमुक के साथ बहनों के अधिकार को लेकर लोकसभा में तमाशा करा कांग्रेस ने, और जैसे विजय की सरकार आई तो 4 दिन नहीं लगे, 1 मिनट में द्रमुक को लात मारी और वो फट से कांग्रेस उनके गोदी में बैठ गई। ये कांग्रेस का चरित्र बता रहा है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी ऐसा कभी नहीं करती। बीजेपी तो अपने साथ वालों का भी ध्यान रखती है, अपने लोगों का भी ध्यान रखती है, और सच में लोकतंत्र के लिए आज के समय में जो हो सकता है वो सुशासन के लिए वो दृढ़ता के साथ काम करती है। आपकी बात से सहमति जताई जा सकती है। यही कारण है कि 4 राज्यों में कांग्रेस और 22 राज्यों में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलते चलते आखिरी सवाल, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बिल्कुल सिर पे है और मोहन यादव जी जो आपका टाइटल है वो बड़ा काम करता है उत्तर प्रदेश में। एक यादव जी योगी जी को हराने में लगे हुए हैं और कहा जा रहा है मोहन यादव जी को भी बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश के यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ कोई जाति आधारित नेता की बात ही नहीं होती। हमारे लिए हम सब कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के नाते से मुझे जहाँ भी भेजा जाता मैं वो काम करने जाऊँगा। और मैं नहीं, ये पूरे पार्टी का एक जैसा हमारा काम करने का तरीका है। आप बताइए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उसको कोई लॉबिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप ही पार्टी का नेतृत्व खड़ा करता है और वो काम करते हैं, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। इसीलिए जो जाति आधारित संगठन है वो सब पराभव में जा रहे हैं, और ये जो भाजपा कमल खिलता जा रहा है, ये वर्तमान का समय। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।